नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम समुद्र विज्ञान की सेकेंड क्लास करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पहला टॉपिक कंप्लीट किया था, महासागरीय धाराएं। आज की क्लास में उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, महासागरीय धाराओं का अगला पार्ट पढ़ेंगे। उसमें भी बहुत सारे नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने जो कंप्लीट किया था, तो फर्स्ट क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 30 कंप्लीट कर लिए थे। आज सेकंड नंबर जो क्लास होगी आपकी इसी टॉपिक की, वो आपकी, तो ये 1 से 30 तक हमने कंप्लीट किया था। यहां पर इसी 31 क्वेश्चन से हम यहां पर कंटिन्यू करेंगे और लगभग आपके 75 के समथिंग क्वेश्चन आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं इसमें और नए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन कॉज द लानिनो फेनोमेना, तो निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण लानिना घटना घटित होती है। तो लानिना का संबंध किस प्रकार की घटनाओं से है? तो पहले तो आपको देखो, जब भी लानिनो का क्वेश्चन आएगा, आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लानिनो एक कोल्ड करंट है, यानी कि एक ठंडी जलधारा है, और इसकी उत्पत्ति साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर होती है, यानी कि प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर होती है। तो अगर दक्षिणी अमेरिका का ये पश्चिमी तट आता है तो प्रशांत महासागर का पूर्वी तट होगा। इसी बेस पर हम, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर यहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला दिया, मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हवा का दबाव कम हो जाता है। तो और एक चीज और समझना, देखो एक चीज और समझ लेना, जब भी कोई ठंडी जलधारा होगी तो ठंडी जलधारा सतह के जल को क्या करती है? ठंडा कर देती है। तो ठंडी जलधारा सतह के जल को ठंडा करती है। ठंडा करने के कारण यहां पर तापमान कम होगा, हवाएं जो है वो ऊपर से नीचे की उतरेंगी। तो जब हवाएं ऊपर से नीचे की ओर उतरेंगी, कन्वेक्शनल करंट, तो यहां पर क्या होगा? हाई प्रेशर क्रिएट होगा। वही एक सेकंड सेगमेंट समझ सकते हैं कि जब कोई गर्म हवा, गर्म जल धारा आती है तो ठंडी धारा आएगी यहां पर, और धारा लिख लेते हैं। यहां पर भी हम गर्म धारा की बात करेंगे। तो गर्म धारा क्या करती है? जल के सतह को, जो जलीय जल है उसको गर्म कर देती है, जिससे तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से कारण कन्वेक्शनल करंट ऊपर की ओर उठती है, जिससे इस जगह पर, समुद्र के इस जगह पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि जब लानिनो आएगा तो ये फेज किसका होगा बेटा? तो ये फेस होगा लानिनो का, और ये फेस किसका माना जाएगा? तो ये फेस माना जाएगा अल्नीनो का। तो ये लानिनो और अल्नीनो के फेस माने जाएंगे। तो यहां पर लिखा है मध्य एवं पूर्वी प्रशांत, तो ये तो ठीक है कि पूर्वी प्रशांत लिखा हुआ है। हवा के दबाव का कम होना, यानी कि लो प्रेशर, तो इसमें हाई प्रेशर क्रिएट होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत होगा। पश्चिमी प्रशांत महासागर, तो इसका संबंध पश्चिमी प्रशांत महासागर से नहीं है। तो थोड़ा सा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अगला दिया है, मध्य और पूर्वी क्षेत्र में असामान्य रूप से ठंडे जल का जमाव, जिससे तेज व्यापारिक पवनें चलती हैं। एक्युमुलेशन ऑफ द अनयूजुअली कोल्ड वाटर लीडिंग द स्ट्रॉन्ग विंड्स, तो यहां पर पूर्वी प्रशांत क्षेत्र आ रहा है, दूसरा ठंडा जल आ रहा है, ठीक है, और तीसरा इसमें व्यापारिक हवाएं हैं। अगला दिया, इसको और देख लेते हैं, इसमें ये दोनों में से सही हो सकता है। प्रशांत महासागर के ऊपर व्यापारिक पवनों का पश्चिम से पूर्व की ओर चलना। आप जानते हैं कि व्यापारिक जो पवन है वो हमेशा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चलती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा यहां पर रॉन्ग होता, तो बेटा एक ही ऑप्शन बचता है हमारा सी। तो सही आंसर क्या निकल कर आएगा? इसका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, अल्नीनो दक्षिणी दोलन क्या है? तो ENSO, अल्नीनो सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। तो ये एक महासागरीय प्रक्रिया है, वायुमंडलीय प्रक्रिया, या वायुमंडलीय महासागरीय है, या महासागरीय वायुमंडलीय और स्थलीय, तीनों प्रकार की प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। तो हम जानते हैं कि जब भी सागरीय सतह का जल गर्म होगा, जब भी यहां पर अल्नीनो या ENSO का फेज आएगा, सदर्न ऑसिलेशन का फेज आएगा, तो ये क्या करता है? जल के तापमान को गर्म करेगा, यानी कि हाई टेम्परेचर क्रिएट करेगा। हाई टेम्परेचर में जब कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठेंगी, तो कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठेंगी तो यहां पर क्या क्रिएट होगा? लो प्रेशर। तो इसका मतलब है इसका संबंध इस सागरीय जल से भी है, तो ये इस सागरीय जल से भी संबंधित है, और इसी सागरीय जल का प्रभाव किस पर पड़ रहा है?
वायु पर भी पड़ रहा है, यानी कि वायुमंडलीय परिसंचरण पर भी पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या निकल कर आएगा? सी निकल कर आएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पर बेटा कुछ धाराएं दी हुई हैं, उनको हमें उनकी, देखो मैंने पहले भी आपको क्लास में कराया था, जब भी धाराओं से क्वेश्चन आएगा वो उनकी स्थिति के बारे में पूछ सकता, उनकी लोकेशन यानी कि महाद्वीप, महासागर या कोई देश पूछ सकता है, और ठंडी गर्म पूछ सकता है। तो लेब्राडोर की धारा की अगर हम बात करेंगे तो लेब्राडोर सागर कहां पर है? तो लेब्राडोर सागर उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, तो यहां पर उत्तरी अमेरिका में कनाडा का पूर्वी तट आ जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन थर्ड से स्टार्ट होगा। ओयाशियो की धारा कहां पर है? तो ओयाशियो की धारा हम जानते हैं एशिया के इरविंगर की धारा के नाम से भी, सॉरी वो अलग है। तो ओयाशियो की धारा जो है आपको कहां पर मिलती है? तो ये एशिया के पूर्वी तट पर, जो कोरिया वगैरह है वहां पर आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर ऑप्शन ही आपका दिया हुआ है, कोरिया दिया हुआ है, तो कोरिया का पूर्वी तट मिल जाएगा। कनारी की धारा की हम बात करते हैं तो कनारी की धारा अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर, यानी कि अटलांटिक महासागर में मिलती है। तो अफ्रीका का जो पॉइंट दिया हुआ है वो आपका ये दिया हुआ है, तो सेकंड का हो जाएगा 4। तो यहाँ 4 ऑप्शन आएगा, 4 के बाद यहाँ बेटा 1 आएगा, और 1 के बाद एक ही ऑप्शन बचा हुआ है हमारा 2 आएगा। तो 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इसको हम मैप पर भी देख सकते हैं, इन सारी धाराओं को हम यहां पर मैप पर भी आप लोग देख सकते हैं, ये सारी धाराएं। ठीक है, 1 मिनट। तो इन सारी धाराओं को आप मैप पर भी देख सकते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे तो यहां पर हमें बेटा लेब्राडोर सी मिलता है, तो यहां पर जो धारा आएगी वो कौन सी आएगी? लेब्राडोर की धारा आ जाएगी, लेब्राडोर करंट आएगी, जो एक ठंडी जल धारा है। इसी के अलावा यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक धारा आती है जिसको ओयाशियो की धारा कहा जाता है, ये भी एक ठंडी जल धारा है। तो यहां पर ओयाशियो की धारा मिल जाएगी। और जो हमारा ऑप्शन में दिया हुआ था ओयाशियो के अलावा यहां पर लेब्राडोर, कनारी और बेंगुला दिया हुआ था। तो कनारी धारा और बेंगुला धारा दोनों अफ्रीका के तटों पर मिलती है। ये नॉर्थ वेस्ट में मिलता है और ये आपका साउथ वेस्ट में मिल जाएगा। यहां पर एक देश है मोरक्को, तो मोरक्को के पास में ये धारा मिलेगी, और यहां देश है साउथ अफ्रीका, तो ये साउथ अफ्रीका के पश्चिम में मिलेगी। तो ये धारा भी आपकी एक ठंडी जलधारा है, ये धारा भी एक क्या है बेटा? ठंडी जलधारा है। और ये ठंडी जलधारा का नाम क्या है? बेंगुला। और यहां पर जो धारा चलती है इसको क्या कहते हैं? कनारी। अफ्रीका के पूरब में जो धाराएं चलती इनको भी याद रख लेना। यहां पर जो धारा संयुक्त धारा, इसको अगुलहास कहा जाता है। और अगुलहास 2 धाराओं से मिलकर बनती है, एक मेडागास्कर की धारा, एक मेडागास्कर की धारा, और दूसरी यहां पर है मोजाम्बिक। तो ये कम से कम कुछ धाराएं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए। जिस तरीके से यहां पर आपकी पेरू की धारा मिलती है, यहां हम्बोल्ट की धारा मिलती है, यह भी ठंडी धारा है। यहीं पर लानीनो और अल्नीनो का फेस मिल जाता है। और अगली दी थी आपकी बेंगुला की धारा, वो मैं बता ही चुका हूं, और कनारी की धारा भी बता चुका हूं। तो ऐसे कुछ धाराओं को फिक्स कर लो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। खाड़ी की धारा यानी कि गल्फ स्ट्रीम कहां पर हमें देखने को मिलती है? तो गल्फ स्ट्रीम के बारे में हम जानते हैं कि ये साउथ नॉर्थ अमेरिका, तो जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्ट में ये धारा चलती है, जिसको कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम की धारा। और ये कैसी है? एक गर्म जल धारा है, और ये आपका मिल जाएगा उत्तरी अटलांटिक ओशियन। तो ये जो ओशियन है बेटा वो कौन सा है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। यही धारा जब आगे चलती है तो ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनता है, और ये ड्रिफ्ट की धारा ही आपकी बन जाती है आगे जाके नॉर्वे की धारा, जो यूरोप महाद्वीप में प्रवेश करती है और इस क्षेत्र को क्या करती है? गर्म करने का काम करती है। इसलिए इस गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है, या नॉर्वे की धारा को यूरोप का कंबल भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चिली और पेरू के तट के सारे प्रवाहित होने वाली शीत धारा को क्या कहा जाता है? तो यहां पर हम पढ़ चुके हैं कि चिली और पेरू, तो ये चिली देश दिया हुआ है, ये जो देश है ये कौन सा? चिली, और ये पेरू, सॉरी, तो ये चिली दिया हुआ है, यहां पर चिली के ऊपर ही यहां पर पेरू दिया हुआ है। तो यहां पर चलने वाली धारा का नाम ही हम क्या पढ़ चुके हैं? पेरू या हम्बोल्ट की धारा। तो सही आंसर बेटा क्या आएगा? पेरू या हम्बोल्ट की धारा। ठीक है, तो ये हम्बोल्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी, बॉम्बे, पेरू या हम्बोल्ट की
धारा। बाकी की धाराएं हम अच्छे से जान चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर ये साउथ अमेरिका के वेस्ट में मिलेगी, यहां पर इसको कहते हैं पेरू या हम्बोल्ट की धारा। हर महाद्वीप के पश्चिम में एक ठंडी धारा चलती, यहां पर बेंगुला की ठंडी धारा। हर महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ठंडी धारा चलेगी, यहां पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा। यहां पर जाएंगे ऊपर की तरफ से भी, तो यहां पर कनारी की ठंडी धारा। हर जगह एक ठंडी धारा। यहां पर जाएंगे तो कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। तो हर महाद्वीप के पश्चिम में आपको क्या मिलती, कैलिफोर्निया की ठंडी धारा मिल जाती है। तो हर महाद्वीप के पश्चिम में आपको एक कैलिफोर्निया की ठंडी धारा मिलेगी। और कुछ धाराएं जो पोल की तरफ से आती, जैसे ओयाशियो की धारा, तो ये कैसी धारा होगी, ठंडी। तो ये ठंडी धाराओं का पूरा एरिया याद रखना। जैसे यहां से आपकी धारा आती जिसको कहते हैं ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड की धारा भी क्या है, ठंडी धारा है। यहां से आती है लेब्राडोर, तो लेब्राडोर की धारा भी क्या है, ठंडी धारा है। तो जितनी भी पोल की तरफ से आएंगे बेटा वो सारी की सारी धारा क्या कहलाएंगी, ठंडी धाराएं कहलाएंगी। यहाँ पर एक द्वीप है फॉकलैंड, यहां से नीचे की तरफ एक धारा आती है जिसको कहते हैं फॉकलैंड, तो फॉकलैंड की धारा भी क्या, एक ठंडी धारा है। तो हर महाद्वीप के पश्चिम में और पोल की तरफ से या दक्षिणी पोल की तरफ से आने वाली सारी धाराएं क्या कहलाती हैं, ठंडी धाराएं। उसी तरीके से आपको महाद्वीप के पूरब में जो मिलती है वो गर्म जल धारा मिलती है। जैसे यहाँ पर एक मुख्य धारा मिलती है जिसको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम कैसी है, एक गर्म जल धारा। यहाँ पर जाओगे आपको मिलेगी, ये ब्राजील दिया हुआ है तो ब्राजील की करंट मिलेगी, ये भी एक गर्म जल धारा है। यहां पर जाएंगे तो आपको दो धाराओं से मिलकर मैंने बताया था, एक मोजाम्बिक और एक मेडागास्कर, जिसको कहते हैं आगुलहास, तो ये भी क्या, एक गर्म जल धारा है। और यहां पर देखेंगे तो इस तरफ भी एक धारा चलती जिसको कहते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जल धारा। और यहां पर जाएंगे तो यहां पर भी क्यूरोशियो की धारा मिलेगी, तो ये क्यूरोशियो की धारा भी बेटा कैसी है, एक गर्म जल धारा है। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि कहां पर ठंडी धारा मिलेगी, कहां पर गर्म जल धारा मिलेगी। अब टॉपिक में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग ओशनिक करंट इज वार्म, निम्नलिखित में से कौन सी धारा गर्म जल धारा, सिर्फ पहचानना है। तो पेरू या हम्बोल्ट हम जानते हैं एक ठंडी धारा, ये पश्चिमी तट पर चलती है साउथ अमेरिका के, देखो पश्चिमी तट पर आ रही। कैलिफोर्निया की धारा नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है, तो कैसी धारा होगी बेटा, ठंडी धारा होगी। ठीक है, क्यूराइल पोल की तरफ से आने वाली एक ठंडी धारा है। अब ये देखो, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर चल रही है, तो कैसी धारा है, गर्म धारा। तो आंसर क्या आएगा, सी आंसर सही होगा। इरमिंगर की धारा, अगुलहास की धारा, एल्यूशियन की धारा, फॉकलैंड की धारा। तो फॉकलैंड अभी मैं बता चुका था आपको कि जो फॉकलैंड जो मिलता है, तो फॉकलैंड जो है वो यहां पर मिलेगा, एक छोटा सा आइलैंड है। तो यहां पर जो धारा चलेगी वो आपकी फॉकलैंड की धारा चलेगी। तो फॉकलैंड धारा आपको यहां पर याद रख लेना है। तो फॉकलैंड धारा जाएंगे तो फॉकलैंड धारा का बेटा सही आंसर क्या निकलेगा, तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। उसके अलावा एल्यूशियन की धारा की अगर हम बात करेंगे तो एल्यूशियन द्वीप कहां पर है, तो एल्यूशियन द्वीप की बात करेंगे तो ये जो अलास्का का बेल्ट है, तो ये बेटा जो अलास्का का बेल्ट है, अलास्का के आगे ही जो भाग है इसको एल्यूशियन कहते हैं। तो यहां से ऊपर की तरफ से कुछ धाराएं आती है जिसको एल्यूशियन धारा के नाम से जाना जाता है। तो ये धारा भी आपको क्या मिल जाएगी, एल्यूशियन की धारा मिल जाएगी। ठीक है, तो एल्यूशियन की धारा कहां मिलेगी, ये पैसिफिक ओशियन के अंदर मिलेगी, क्योंकि उस तरफ कौन सा महासागर है। अगुलहास की धारा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अगुलहास की धारा में आपको 2-3 बार रिपीट कर चुका हूं, ये दो धाराओं से मिलकर बनती है, एक मेडागास्कर की धारा और एक मोजाम्बिक की धारा मिलकर क्या बनाते हैं, अगुलहास। अगुलहास क्यों कहा जाता है, क्योंकि साउथ अमेरिका के दक्षिण में एक पॉइंट है जिसको कहते हैं कैप अगुलहास, तो इसी अगुलहास के कारण इस धारा का नाम क्या पड़ा, अगुलहास की धारा। अगुलहास की धारा कहां मिलेगी आपको, तो ये बेटा किस में मिलेगी, तो इसका महासागर देखोगे तो ये इंडियन ओशियन में मिलेगी। किस ओशियन में मिलेगी बेटा, इंडियन ओशियन के अंदर मिलेगी। तो ये इंडियन ओशियन लगा देते हैं। इरमिंगर की धारा कहां मिलती है, तो इरमिंगर की धारा को अगर आप ढूंढोगे तो जब यहां से विषुवत प्रवाह चलता है, ये विषुवत रेखा मान लो यहां से, तो जब यहां से एक विषुवतीय प्रवाह चलता है तो ये कहलाता है नॉर्थ इक्वाटोरियल वार्म करंट। और जब ये करंट आगे बढ़ती है तो ये एक बड़ी धारा का रूप धारण करती है जिसको हम कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। तो ये एक गल्फ स्ट्रीम का रूप धारण करती है। गल्फ स्ट्रीम जब यहां से मुड़ती है तो ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनती है, और ये ड्रिफ्ट जब ये यूरोप के तट के पास में आता है
तो इसी को यहाँ पर बेटा कहा जाता है इरमिंगर। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है इसको, इरमिंगर। और यही इरमिंगर की धारा जब आगे अफ्रीका के तट पर पहुंचती है, यही इरमिंगर की धारा जब अफ्रीका के तट पर पहुंचती है तो इसको क्या कहा जाता है बेटा, कनारी की धारा। तो इसका मतलब है इस धारा का जो संबंध है इरमिंगर का वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से, और ये पूरे का पूरा एक गायर का फॉर्मेशन होता है। तो सही आंसर क्या आएगा, तो सही आंसर क्या आएगा, तो इरविंगर का संबंध किससे है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से। तो सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो पहले आएगा आपका 4, तो 4 के बाद बेटा आएगा 3rd, और 3rd के बाद आएगा 1, और 1 के बाद 2 आएगा। तो ये आपका 4, 3rd, 1, 2 सी आंसर हमारा बिल्कुल सही निकल कर आएगा। समझ में आ रहा है किस तरीके से हमें आंसर निकालना है। अगला बेटा क्वेश्चन क्या दिया, द मेजर फिशिंग ग्राउंड पेंग इज लोकेटेड। तो ये एक फिश का जो पूरा का पूरा एरिया दिया हुआ है, तो ये कहां पर है और किस चीज के लिए फेमस है। तो ये मैं आपको मैप में एक बार दिखा सकता हूं, मैप आगे आ जाएगा। तो यहां पर हम नॉर्मली समझ लेते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के पूरब में जाओगे तो यहां पर एक जगह है जिसको कहते हैं न्यू फाउंडलैंड। एक जगह है न्यू फाउंडलैंड, एक छोटा सा द्वीपीय क्षेत्र है न्यू फाउंडलैंड। और न्यू फाउंडलैंड का जो तट है उसी को ग्रांड बैंक के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रांड बैंक के नाम से जाना जाता है, जो वर्ल्ड लेवल पर फिश प्रोडक्शन के लिए फेमस है। अब यहां पर ये फिश का प्रोडक्शन क्यों होता है, तो यहां पर एक धारा चलती है नीचे से ऊपर की ओर, जिसको गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। और हम जानते हैं कि ये गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक गर्म जल धारा है। और इसी तरीके से ऊपर की तरफ से कुछ धाराएं आती हैं जो क्या है, एक ठंडी धाराएं हैं। तो जब ठंडा और गर्म पानी इस क्षेत्र में मिलता है तो एक गुनगुना टाइप का पानी आता है। तो इस कारण न्यू फाउंडलैंड में सबसे ज्यादा फिश का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो कनाडा के पूर्वी तट में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में यह घटना घटित होती है। अगला बेटा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो यहां पर कुछ घटनाएं दी हुई है, इनको मैच करना है आपको। जैसे पहली घटना दी हुई है आपकी ज्वार की, दूसरा सुनामी, तीसरा गल्फ स्ट्रीम, चौथा तो टाइड का संबंध किससे होता है। तो टाइड का संबंध किससे होता है, तो यहां पर आप देखेंगे तो जल का सर्वाधिक जो उतार चढ़ाव होता है उसको हम टाइड कहते हैं। तो यानी कि पहला ऑप्शन हमारा 3 आ सकता है। सुनामी का संबंध किससे होता है, तो भूकंप के कारण समुद्री जल में जो तरंगों में उतार चढ़ाव आता है उसका संबंध इससे होता है। तो देखा बिल्कुल नए तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये 4 आ जाएगा। गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो ये एक उष्ण एवं तेज बहने वाली सागर की धारा है। तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में चलने वाली एक सागर की धारा है। लेब्राडोर की बात करेंगे तो ये एक ठंडी जल धारा है, नॉर्थ अटलांटिक में ही एक ठंडी धारा है। तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन आ जाएगा। तो 3, 4, 1, 2 बेटा आंसर क्या निकल कर आया हमारा, तो सी आंसर यहां पर बिल्कुल सही निकल कर आएगा। यहां तक समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लहरों का प्रभाव समुद्र के ऊपर तल तक ही सीमित रहता है। 180 मीटर की गहराई पर समुद्र का जलदम शांत हो जाता है। लहर का ऊपर उठना शिखर तथा नीचे दबा हुआ भाग द्रोणी कहलाता है। उपयुक्त सभी, कौन सा कथन सत्य है। जल्दी इसका आंसर बताएंगे, कौन सा कथन सत्य है। यहां पर क्वेश्चन नंबर, जल्दी आंसर बताओ कौन सा कथन सत्य है। जल्दी बताएं। एक मिनट में आ रहा हूं, जल्दी बताएं। तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो लहरों का प्रभाव समुद्र के ऊपर सतह तल तक सीमित होता। तो लहरें हमेशा सरफेस वाटर को इफेक्ट करती हैं। तो ये हमारा कोटेशन बिल्कुल सही है। लास्ट देखेंगे तो तरंग जब भी चलती, इस तरीके से तरंग चलती है, तो जब ये सामान्य वाटर लेवल को क्रॉस करती है, तो जब एक सामान्य वाटर लेवल को जो क्रॉस करती है तो इसका ऊपर जो उठा हुआ भाग है यानी कि उसको श्रृंग कहते हैं, और जितना ये नीचे चला जाता है उसको हम गर्त के नाम से जानते हैं। तो श्रृंग और गर्त, तो अपर पार्ट इज कॉल्ड द क्रेस्ट यानी कि श्रृंग, लोअर पार्ट इज द कार्ट्रॉट। तो ये ऑप्शन भी सही, जब ये सही है ये सही है तो इसको भी शांत रहना, शांत वाला भी सही होगा। तो आंसर हमारा क्या निकल कर आएगा, डी दिल्ली बिल्कुल सही आंसर निकलेगा।
अगला क्वेश्चन आ रहा है, अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों से शीतल जल का ऊर्ध्वाधर गति क्या कहलाती है। इस क्वेश्चन को पहले समझे। गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए महासागरीय परतों से शीतल जल का ऊर्ध्वाधर गति क्या कहलाती है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी महाद्वीप है, जैसे मान लो कि ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, तो यहां पर क्या होता है कि अगर विषुवत रेखा की बात करें तो यहां से हम अगर विषुवत रेखा को क्रॉस कर दें तो ये आपकी 0 डिग्री हो गई, यानी कि विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के दोनों ओर जो धाराएं चलती हैं, तो ये धारा इधर की तरफ चलेगी, इसको कहेंगे नॉर्थ इक्वाटोरियल वार्म करंट, और एक धारा इसके नीचे की तरफ चलेगी जिसको बोलेंगे साउथ इक्वाटोरियल वार्म करंट। अगर मैप होगा तो यहां समझते हैं, तो इस मैप के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां से आपकी पूरी की पूरी विषुवत रेखा जाती है, तो हर विषुवत रेखा पर पानी क्या हो रहा है, तो यहां पर भी धारा इस तरफ चलेगी, यहां पर भी धारा, हर विषुवत रेखा पर ऐसे ही होता है। तो सभी विषुवत रेखा पर धाराएं इसी तरीके से चलती हैं। तो ये आपके विषुवतीय धाराएं कहलाती हैं। जो नॉर्थ में चलने वाली धारा को, नॉर्थ और साउथ में चलने वाली धारा को क्या कहते हैं, साउथ कहते हैं। जब ये पानी पूरे का पूरा महाद्वीपों के पूर्वी तट पर जाता है, तो पूर्वी तट पर जाने के बाद पानी नीचे की ओर जाता है, यानी कि इसमें एक सर्कुलेशन बनता है। जब पानी इधर बढ़ेगा तो फिर ये नीचे की ओर जाएगा, फिर अंडरग्राउंड तरीके से इधर आएगा, और फिर यहां से ये पानी क्या होगा, ऊपर की ओर, यानी कि एक अंडरग्राउंड वाटर प्रोसेस बनती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये अगर कोई मान लो पानी का क्षेत्र है, तो यहां पर सागर का पानी अगर इस दिशा में जा रहा है, यहां से देखेंगे पानी इस दिशा में जा रहा है, तो इस दिशा में जा रहा है, तो यहां से पानी क्या होता है कि ये नीचे की ओर उतरेगा। जब नीचे की ओर उतरेगा तो अंदर ही अंदर ये पानी ऊपर की ओर जाएगा। तो ये पश्चिमी तट की तरफ जा रहा है, और ये इस साइड, तो ये सॉरी महाद्वीप का, अगर ये कोई महाद्वीप है तो ये मान लो नॉर्थ अमेरिका को मान लेते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका का ये पूर्वी तट है, तो ये महाद्वीप का कौन सा तट होगा बेटा, पश्चिमी तट। तो इसको कहते हैं अपवेलिंग। क्या बोला जाता है, अपवेलिंग के नाम से जाना जाता है। और जब ये पानी इस तरीके से जाता है और ये गर्म धारा जाएगी, गर्म धारा का पानी जब नीचे आएगा तो नीचे से फिर कौन सा पानी ऊपर उठेगा, ठंडा पानी। तो जब ठंडा पानी आएगा तो ये गर्म पानी को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो यही एक कारण भी माना जाता है कि महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। तो उसका प्रमुख कारण होता है अपवेलिंग। अब ये एक लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन शॉर्टकट में आप इतना समझ सकते हो। हर महाद्वीप के पश्चिम में क्या होगी, अपवेलिंग होगी। तो महाद्वीप के इस पश्चिम में भी अपवेलिंग होगी, इधर भी अपवेलिंग होगी, यहां पर भी अपवेलिंग होगी, यहां पर भी अपवेलिंग होगी, यहां पर भी। तो जितने भी महाद्वीप है, हर महाद्वीप के पश्चिमी तट पर क्या होता है, समुद्र का पानी नीचे से ऊपर की ओर आता है, इसलिए यहां पर हमेशा हमें ठंडी जलधाराएं देखने को मिलती हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, तो इसमें दिया भी हुआ है, देखो अपवेलिंग ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जब नीचे का ठंडा पानी गर्म पानी को विस्थापित करता है, तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है, अपवेलिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट देखोगे तो इसी अपवेलिंग के कारण आप देखोगे, आपको मैं एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, यहां पर समझ लेना। तो यहां पर कर्क रेखा के सहारे, यहां पर कौन सी रेखा चलती है, तो यहां पर चलती है बेटा कर्क रेखा, और यहां पर कौन सी रेखा चलती है बेटा, मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के सहारे अगर आप जाएंगे तो हर महाद्वीप के पश्चिम में आपको एक गर्म मरुस्थल मिलेगा। तो यहां पर आपको सोनेरन मरुस्थल मिलेगा। तो सोनेरन क्या है, एक गर्म मरुस्थल। तो हर महाद्वीप के बगल में एक, तो इसको कहते हैं, इनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, कोल्ड वाटर डेजर्ट। इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोल्ड वाटर डेजर्ट किसे कहते हैं, तो गर्म डेजर्ट हमने पढ़े होते हैं, ठंडे मरुस्थल भी हम पढ़ते हैं, लेकिन कोल्ड वाटर डेजर्ट एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर सोनेरन मतलब जिनके बगल में ठंडी धारा चलती है। तो यहाँ पर कौन सी धारा चलती है, कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। यहाँ पर भी जाएंगे तो आपको अटाकामा का डेजर्ट मिलेगा, ये भी एक गर्म मरुस्थल है। और यहाँ पर कौन सी धारा चलती है, पेरू की ठंडी जलधारा। सब जगह ठंडी धारा चलेगी। यहां पर जाएंगे तो आपको कालाहारी बेंगुला, जो कालाहारी का डेजर्ट मिल जाएगा। और यहां पर जो धारा चलती है वो बेटा कौन सी है, बेंगुला की धारा। देखो ठंडी धारा आ रही है यहां पर भी। यहां पर पूरे का पूरा पश्चिमी का मरुस्थल ही पूरे का पूरा, ये पूरे का पूरा क्षेत्र ही आपका मरुस्थल है, पश्चिम का भाग, जिसमें ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट सब मिलते हैं। तो यहां पर भी आप जानते हैं कि वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट चलती है। यहां पर जाएंगे तो यहां पर सहारा डेजर्ट है पूरे का पूरा। तो सहारा के बगल में यहां पर कनारी की ठंडी धारा चलती है। तो ये कोल्ड वाटर डेजर्ट में क्या क्या आते हैं, तो यहां पर बेटा याद रखना,
तो एक सोनेरन डेजर्ट, दूसरा अटाकामा डेजर्ट, तीसरा सारा डेजर्ट, चौथा कालाहारी डेजर्ट और पांचवा पश्चिमी सहारा मरुस्थल। तो ये सब कहलाते हैं हमारे कोल्ड वाटर डेजर्ट, क्योंकि इन सारे मरुस्थलों के पश्चिम में ठंडी जलधाराएं देखने को मिलती हैं। इसी कारण मरुस्थल बनने का कारण भी ये ठंडी धारा है, क्योंकि जब ये ठंडी धारा यहाँ पर आएंगी तो ठंडी धारा बनने के कारण यहाँ पर क्या होगा, लो टेम्परेचर एवं हाई प्रेशर क्रिएट होगा। हाई प्रेशर क्रिएट होने के कारण यहाँ पर बरसात नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो सीधा सीधा यहां पर हम्बोल्ट को याद रखेंगे तो पेरू की धारा को ही क्या कहा जाता है, हम्बोल्ट की धारा कहा जाता है, जो साउथ अमेरिका के पश्चिमी तटों पर चलती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। कनारी धारा कहां चलती है, तो कनारी धारा अभी हम देखो अब मैप में बहुत ज्यादा हम पढ़ चुके हैं, तो बार बार मैं मैप में नहीं ले जाऊंगा। तो ये आप जानते हैं कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में क्या चलती है बेटा, कनारी की धारा चलती है। तो ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो अफ्रीका के पूर्वी तट पर अफ्रीका के पश्चिमी तट, तो यहां पर आ जाएगा आपका बी आंसर कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर चलती है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर फिर से कुछ धाराएं दी हुई हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो जैसे हम्बोल्ट की धारा दी हुई है, तो पेरू या हम्बोल्ट की धारा क्या है कि ठंडी धारा है, जो कहां चलती है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। फॉकलैंड की धारा एक ठंडी जल धारा है, ठीक है, नहीं सॉरी ये उल्टा हो गया, तो ये चलेगी आपका दक्षिणी प्रशांत में। फॉकलैंड की धारा यहां पर आ जाएगी, लेब्राडोर की धारा आपका, अच्छा उल्टा मिलाने के लिए दिया ही नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, ये आपको सीधा सीधा दिया हुआ है, आपको कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। तो पेरू या हम्बोल्ट की धारा की अगर हम बात करेंगे, तो पेरू या हम्बोल्ट की जो धारा है, पेरू या हम्बोल्ट की धारा ये आपको यहां पर मिलती है। तो ये पेरू या हम्बोल्ट की धारा जो एक ठंडी धारा है, तो इसका संबंध पैसिफिक ओशियन यानी कि साउथ पैसिफिक ओशियन से। तो ये स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं सही या गलत है। तो यहाँ पर पेरू या हम्बोल्ट की धारा दक्षिणी प्रशांत से संबंधित है, तो ये सही हो सकता है। क्यों नहीं, क्यों सही हो सकता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा साउथ पैसिफिक ओशियन दिया हुआ है। तो बाकी के ऑप्शन अपने आप ही आपको समझ में आ जाएंगे कि ये ऑप्शन गलत है। फॉकलैंड की धारा कहाँ मिलती है, तो फॉकलैंड की धारा का संबंध साउथ अमेरिका के इस तट से, तो यहां पर मिलती है आपको फॉकलैंड की धारा, तो इसका संबंध किससे, साउथ अटलांटिक ओशियन से है। तो ये फॉकलैंड की धारा साउथ अटलांटिक, तो ये ऑप्शन गलत है। लेब्राडोर की धारा हम जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक में मिलती। मोजाम्बिक की जो धारा है, मोजाम्बिक की धारा ये हिंद महासागर से संबंधित है। मोजाम्बिक की धारा हिंद महासागर से संबंधित है, ये स्टेटमेंट सही है, और हम्बोल्ट का भी सही है। तो फिर फॉकलैंड का क्यों गलत हो रहा है, फॉकलैंड का दिया दक्षिणी प्रशांत, लेब्राडोर दक्षिणी अटलांटिक, तो ये नॉर्थ अटलांटिक होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक। यहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई, एक बार मैं अपनी फाइनल पीपीटी में देख लेता हूँ यहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ है। सम्मिलित नहीं है, फॉकलैंड की धारा दक्षिणी प्रशांत से संबंधित है, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, ये गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो फॉकलैंड की धारा यहां पर मिलती है, शायद यहां से ये निकल कर आती, इस कारण से इसको रिलेट कर रहा है। लेकिन ये ऑप्शन आपका, ये बिल्कुल, इसको हम अगर आंसर लगाते हैं तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा, कोई ना कोई चेंज करना पड़ेगा इसमें। तो इसको अगर हम हटा रहे हैं तो या तो ये दक्षिणी प्रशांत आ रहा है आपका, तो ये तो सही है दोनों, तो इसको भी अगर सही मानेंगे तो इसकी जगह साउथ प्रशांत, सॉरी दक्षिणी अटलांटिक कर लोगे तो ये ज्यादा सही हो जाएगा, ठीक है। तो सी आंसर अभी इसमें लगा लो, एक को ऑप्शन चेंज कर लेंगे, कोई भी आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग ओशनिक करंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, तो कौन सी धारा अन्य धाराओं से अलग है। तो अलग कैसे समझाएंगे, तो वो ठंडी या गर्म के आधार पर निकाला जाएगा। तो गल्फ स्ट्रीम की धारा बेटा हम जानते हैं कैसी है, गर्म जल धारा है। क्यूरोशियो की धारा भी एक गर्म जल धारा है, ये कहाँ चलती है, तो ये नॉर्थ अमेरिका के पूरब में चलती है, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में चलती है। क्यूरोशियो की धारा कहाँ मिलती है, तो बेटा क्यूरोशियो की धारा कहाँ मिलती है, तो क्यूरोशियो की धारा आपको ईस्ट एशिया में मिलती है, और ईस्ट एशिया में यानी कि पैसिफिक ओशियन के अंदर या नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में मिलती है। नॉर्थ अटलांटिक करंट, तो नॉर्थ अटलांटिक करंट की बात करेंगे तो करंट की जगह यहाँ पर ड्रिफ्ट लिखा हो तो ज्यादा सही होता, तो ये भी एक गर्म ड्रिफ्ट है। और लेब्राडोर की धारा हम जानते हैं कि एक ठंडी धारा है,
तो ये नॉर्थ अमेरिका में कनाडा के पूर्व में मिलती है, तो डी आंसर हमारा बिल्कुल सही आएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ कोटेशंस दिए हुए हैं। क्या दिए हैं? कुछ कोटेशन दिए, इनको सही समझना है, कथन और कारण। विश्व के प्रत्येक महासागर में प्रति विषुवत धाराएं पाई जाती हैं, यानी कि काउंटर इक्वाटोरियल करंट जो अपवेलिंग होता है उसमें इसकी भी एक भूमिका मानी जाएगी। ये धाराएं विषुवत धाराओं द्वारा महासागर के पूर्वी भाग में जल के संकेंद्रण से उत्पन्न होती हैं। दीज करंट आर जनरेटेड ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ द वाटर ओशनिक पार्ट ऑफ द इक्वाटोरियल रीजन। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा ए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सही ए आएगा। तो इसमें ए आंसर आप लगाएंगे। एक मिनट और चेक करते हैं इसको। विश्व के प्रत्येक महासागर में प्रति विषुवत धारा, अब ये पहले एक ये समझ लो, इसका आंसर देने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि ये काउंटर करंट्स होती क्या है। तो यहां पर आप देखेंगे कि विषुवत रेखा की अगर हम बात करेंगे तो यहां से विषुवत रेखा जाती है। तो विषुवत रेखा के दोनों तरफ हमने पढ़ा था यहाँ पर क्या चलती है, तो यहाँ पर भी नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट चलती है, यहाँ पर साउथ इक्वाटोरियल। तो जब जब इस करंट का पानी इस तरफ फ्लो करता है तो इसी फ्लो के कारण जब ये पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है, यानी कि इस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पूर्वी भाग में जब ये पानी इकट्ठा होगा, तो पानी इकट्ठा होने के बाद ये अंडरग्राउंड तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर चलने लगता है। इसी को काउंटर करंट के नाम से जाना जाता है। तो इसी को किस नाम से जाना जाता है? काउंटर करंट के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। दूसरा लिखा है, ये धाराएं विषुवत धारा द्वारा महासागर के पूर्वी भाग में जल के संकेंद्रण से उत्पन्न होती है, एक्युमुलेशन ऑफ द वाटर ईस्टर्ली पार्ट ऑफ द ओशियन बाय द इक्वाटोरियल करंट। तो इसलिए इसमें हम ए सही लगा सकते हैं। तो ए आंसर कर लेना इसके अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग करंट हैज अ वार्मिंग इफेक्ट ऑन द नेबरिंग कोस्ट। तो कौन सी धारा है जो अपने तट पर गर्म प्रभाव छोड़ेगी? तो गर्म प्रभाव कौन छोड़ेगी? जो एक गर्म जल धारा है। तो यहाँ पर बेंगुला की धारा हम जानते हैं कि अगर हम बेंगुला की धारा की बात करेंगे तो ये ठंडी धारा है, अगुलहास एक गर्म धारा है, कनारी एक ठंडी धारा है और ओयाशियो भी एक ठंडी धारा है। तो अगुलहास की एक ठंडी धारा है जिसका प्रभाव अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, जिसका प्रभाव अफ्रीका के पूर्वी तट पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? पूर्वी तट पर, मेडागास्कर के पास में दिखती है ये। निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं में भूमध्य रेखा के वापस आने का सही क्रम है? तो यहां पर क्वेश्चन किससे पूछ रहा है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर को अगर आप देखोगे मैप में, तो एक मैप दे लेते हैं, इसी मैप पर समझते हैं। तो ये है आपका साउथ अटलांटिक ओशियन। तो इस साउथ अटलांटिक ओशियन के अंदर सबसे पहले जो धारा चलेगी वो साउथ इक्वाटोरियल करंट चलेगी। फिर ये धारा यहां से जब मुड़ेगी, तो ये ब्राजील है तो इसको ब्राजील की धारा बोला जाएगा। फिर ये धारा यहां से जाएगी तो इसको साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोल देते हैं। फिर ये धारा यहां जाती है तो ये अफ्रीका के पास में जाती है तो इसको बेंगुला की धारा बोलते हैं। तो इस तरीके से ये 2-3 धाराओं से पूरा तंत्र आपका फिक्स हो जाता है। तो इसमें आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले जो धारा होती है वो विषुवत रेखा पर चलती है। तो 0 डिग्री के पास में जो धारा चलेगी वो होगी साउथ इक्वाटोरियल करंट। तो ये पहला दिया साउथ इक्वाटोरियल, यानी कि आंसर हमारा 4 से स्टार्ट होगा। फिर ये धारा आगे चढ़कर जब ये मुड़ेगी, यानी कि ब्राजील के तट के साथ मुड़ेगी, तो ब्राजील की करंट कहलाएगी। तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा ब्राजील, तो 2 आ जाएगा। और ब्राजील के करंट के बाद जब ये आगे बढ़ेगी तो ये साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाएगा। और फिर जब ये मुड़ेगी तो ये आपका बेंगुला बन जाएगा। कौन बन जाएगा? बेंगुला। तो यानी कि इसमें जो तीसरे नंबर पर आएगा ये आ जाएगा तीसरे नंबर पर, और ये फर्स्ट यहां पर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो 4, 2, 3, 1, यानी कि हमारा सही आंसर क्या आएगा? डी दिल्ली आएगा। और ये एक, इसको कहते हैं गायर। तो ये जब भी गायर बनता है तो ये एंटी क्लॉक बनता है। कैसा बनता है बेटा? हमेशा एंटी क्लॉक। तो ये गायर भी पूछे जाते हैं। नॉर्थ में जब भी गायर बनेगा, याद रखना, नॉर्थ में जब भी गायर बनेगा वो आपका क्लॉकवाइज बनेगा। तो नॉर्थ के गायर हमेशा क्लॉकवाइज बनते हैं और साउथ के गायर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं। ठीक है? तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की सारी धाराएं दी हुई हैं, ये साउथ अटलांटिक की धाराएं। एक बार इनको आप रीड कर लेना और मैप के साथ देख लेना। ठीक है? तो ये यहाँ पर मैंने मैप भी डाल दिया। तो देखोगे जितने भी गायर नॉर्थ में बनते हैं,
जितने भी गायर नॉर्थ में बनते हैं वो क्लॉकवाइज बनते हैं, जितने भी गायर साउथ में बनते हैं वो सब एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं। जैसे यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम कनारी बनाएगी, यहाँ पर ब्राजीलियन साउथ वगैरह, ये साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट आ जाएगा, ये बेंगुला आ जाएगा, नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग ओशियन करंट इज कोल्ड करंट, तो कौन सी एक ठंडी जलधारा है। तो अब तो हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए। ब्राजील एक गर्म जलधारा है, फॉकलैंड एक ठंडी है, अगुलहास एक गर्म धारा है और गिनी एक गर्म जलधारा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा फॉकलैंड। तो कौन सी धारा ठंडी है, फॉकलैंड की धारा ठंडी है। और ये फॉकलैंड की धारा मैं कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पर एक द्वीप है फॉकलैंड, तो यहीं पर जो धारा चलती है इसको फॉकलैंड की धारा के नाम से जाना जाता है। कौन सी ठंडी जलधारा, ब्राजील, कैलिफोर्निया, फॉकलैंड, गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम सबसे इंपोर्टेंट गर्म जलधारा है, ठीक है। फॉकलैंड ठंडी धारा है, कैलिफोर्निया भी ठंडी धारा है और ब्राजील एक गर्म जलधारा है। तो इसमें आंसर आ जाएगा 2 और 3, दोनों धाराएं ठंडी हैं, तो बी आंसर लगाएंगे। तो दोनों धाराएं कैसी धाराएं, एक ठंडी जलधारा है। विच ऑफ द फ्लोइंग ओशनिक करंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3, तो निम्न में से कौन सी धारा अन्य तीनों से भिन्न है। ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ एक तरीके से आप ये मान के चलो हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सब हम पढ़ चुके हैं। तो लेब्राडोर क्या है, एक ठंडी धारा, बेंगुला की धारा क्या है, एक ये भी ठंडी धारा है, पेरू करंट भी एक ठंडी धारा है और ब्राजील क्या है, एक गर्म जलधारा। तो सही क्या पूछा है, कौन अन्य तीनों से भिन्न है, तो ब्राजील की धारा क्या है, अन्य तीनों से भिन्न है, ठीक है। और ये सारी धाराएं मैप में जानते हैं, लेब्राडोर, बेंगुला और पेरू। तो ये ठंडी धारा में आपको बता चुका हूं कई बार। तो यहां पर ठंडी धारा चलेगी जिसको कहते हैं बेंगुला, यहां पर ठंडी धारा चलेगी जिसको कहते हैं पेरू या हम्बोल्ट, यहां पर ठंडी धारा चलेगी जिसको कहते हैं कनारी, यहां पर ठंडी धारा चलेगी जिसको कहते हैं कैलिफोर्निया, और यहां पर ठंडी धारा चलेगी जिसको कहते हैं आप वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। और यहाँ पर लेब्राडोर की धारा चलती है, लेब्राडोर करंट, ये भी एक ठंडी धारा है। और यहाँ पर ओयाशियो की धारा चलती है, तो ये भी एक ठंडी धारा है। और ब्राजील की धारा कहाँ चलती है, तो ब्राजील की धारा ब्राजील के बगल में चलती है, जो एक गर्म जलधारा है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, ओयाशियो, फॉकलैंड, मोजाम्बिक और लेब्राडोर, फिर से कुछ धाराएं दी हुई हैं और इनकी स्थिति पूछी गई है। अब लेब्राडोर की स्थिति तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, ये ठंडी धारा है, कनाडा के ईस्ट में मिलती है, तो इसका संबंध किससे होगा, उत्तरी प्रशांत। क्या पूछा, कौन सा कोड पूछ रहा है, कौन सा सही है। तो ओयाशियो का संबंध आपका जो है ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन से होगा, तो ये गलत है। फॉकलैंड की धारा दक्षिण अटलांटिक से, ये सही है। मोजाम्बिक की धारा हिंद महासागर से, ये सही है। और लेब्राडोर का संबंध नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 2 स्टेटमेंट सही है, 2 और 3। तो 2 और 3 स्टेटमेंट क्या यहाँ पर हमारे मैच करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बेटा देखें जरा, उस समुद्र का नाम बताओ जिसमें उत्तरी भूमध्य धारा ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। तो याद रखना जो सीजनल चेंजेस है वो आप सिंपल कॉन्सेप्ट याद रख लेना इसका, जो सीजनल चेंजेस है वो हमें केवल प्रशांत महासागर के अंदर ही देखने को हिंद महासागर के अंदर ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हिंद महासागर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर इंडिया में, तो यहाँ पर विषुवत रेखा के ऊपर, ये विषुवत रेखा है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ जाएगा। तो अफ्रीका के यहाँ पर जो धारा चलेगी उसको बोलेंगे नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट। और यहाँ पर एक अफ्रीका का देश है जिसको कहते हैं सोमालिया। तो जब ये धारा सोमालिया के तटों पर पहुंचती है और ये इस डायरेक्शन में फ्लो करती है और इस तरीके से घूमते हुए ये वापिस विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में आती है, तो इसको कहते हैं सोमालियन करंट। लेकिन सोमालियन करंट का क्या होता है, सीजन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन बदल जाता है। कई बार ये सोमालियन करंट उल्टे डायरेक्शन में चलती है, इस डायरेक्शन में चलती है। तो धारा का जो परिवर्तन है, ये धारा इस तरफ चलने लगेगी ऋतु परिवर्तन के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं हैं, व्यापारिक हवाएं, उनकी दिशा बदल जाती है। तो एक लंबा कॉन्सेप्ट है समझने का, बस सिंपल याद रखना कि सोमाली या भारत में एक ऐसी करंट मिलती है, सोमाली करंट, जो इस पूरे तंत्र को क्या है बदल देती है, यानी कि एक क्लॉकवाइज और एक बार क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। और ऋतु परिवर्तन सबसे ज्यादा हमें इंडियन ओशियन में ही मिलता है। जापानी लोग किस धारा को ब्लैक करंट के नाम से जानते हैं, तो जापान के पास में जो धारा चलती है वो क्यूरोशियो की धारा होगी। तो क्यूरोशियो की धारा को जापानी लोगों के द्वारा काली धारा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पर ये क्या है काफी ज्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। तो गल्फ स्ट्रीम जानते हैं, तो ये आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में मिल जाएगी, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के
नॉर्थ अमेरिका के अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये धारा आपको कहाँ मिल जाएगी, तो ये धारा आपको नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट पर मिल जाएगी। ये कहाँ मिलेगी, नॉर्थ अमेरिका के, ये टच नहीं कर रहा काम, तो ये धारा आपको नॉर्थ अमेरिका के कहाँ मिलेगी, पश्चिमी तट पर देखने को मिल जाती है। कनारी की धारा की बात करेंगे तो ये एक ठंडी धारा है, ठीक है। कनारी की धारा ये भी आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में अफ्रीका के वेस्ट में मिल जाएगी। बेंगुला की धारा की बात करेंगे, ये भी एक ठंडी धारा है, ये भी क्या एक ठंडी धारा है जो साउथ अटलांटिक ओशियन में अफ्रीका के वेस्ट में मिल जाएगी। क्यूरोशियो की धारा ये आपको प्रशांत महासागर के अंदर मिलेगी। तो सही आंसर क्या होगा, डी आंसर। तो सही आंसर क्या होगा, डी, जिसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध क्या है हमारा, अटलांटिक की धारा से नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कॉज ऑफ द फ्लोइंग ओशनिक करंट। तो निम्नलिखित में से कौन सी धाराओं के प्रवाहित होने का कारण नहीं है। तो धारा प्रवाहित होने के लिए घनत्व, ताप, पानी, पानी की गहराई। तो पानी की गहराई का कोई संबंध नहीं है। पानी जो भी समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं पवनें। पवनों के अलावा यहाँ पर घनत्व और तापमान में परिवर्तन था, गहराई का बहुत बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ धाराएं दी हुई, ओयाशियो, बेंगुला, हम्बोल्ट या कनारी। तो ओयाशियो की धारा की अगर हम बात करेंगे तो ओयाशियो की धारा का संबंध किससे है, तो ओयाशियो की धारा आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के अंदर मिल जाएगी, यानी बी से स्टार्ट होगा। बेंगुला की धारा आपको दक्षिणी अटलांटिक में मिल जाएगी, यानी कि डी आंसर आएगा। और हम्बोल्ट की धारा या पेरू की धारा ये आपको उत्तरी अटलांटिक, यहां पर फिर से गड़बड़ हो रहा है ऑप्शन आपका, यहां पर फिर से ऑप्शन में गड़बड़ है। तो यहां पर ओयाशियो की धारा का संबंध है ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर से, यहां से आएगा। तो ये बी ऑप्शन हमारा सही है। बेंगुला की धारा की अगर हम बात करेंगे तो बेंगुला की धारा अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर चलती है और इसका संबंध साउथ अटलांटिक से होगा। तो इसका आंसर आएगा दक्षिणी अटलांटिक, यानी कि डी आंसर आएगा। तो बीडी के हिसाब से जाएंगे तो डी आंसर आ रहा है, तो सी का सी आना चाहिए। तो हम्बोल्ट की धारा, तो पेरू या हम्बोल्ट की जो धारा है वो दक्षिणी प्रशांत, तो दक्षिणी प्रशांत नहीं आना चाहिए बेटा यहाँ पर। तो पेरू या हम्बोल्ट की जो धारा है वो यहाँ चलती है। अच्छा सही है, पेरू या हम्बोल्ट की धारा दक्षिणी प्रशांत बिल्कुल सही है, मैं ही कंफ्यूजन हो रहा था। तो ये बिल्कुल सही होगा, पेरू या हम्बोल्ट की धारा कहाँ चलती है, दक्षिणी प्रशांत में चलती है, तो ये सही है। और कनारी की धारा आपकी उत्तरी अटलांटिक में चलती है, तो ये भी सही है। तो बी डी सी ए बिल्कुल सही आंसर है, तो डी आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो कई बार अच्छा आता हुआ क्वेश्चन आपको क्या कंफ्यूज कर सकता, तो इसी तरीके से एग्जाम में भी दिक्कत आ सकती है। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं, अब जल्दी जल्दी पहचानते जाओ। तो कनारी की धारा कैसी है, ठंडी है। हम्बोल्ट की धारा भी ठंडी है। बेंगुला की धारा भी ठंडी है। अगुलहास की धारा क्या है, गर्म जल धारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्नीनो प्रभाव नहीं है, अल्नीनो का कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता। तो अल्नीनो की अगर हम बात करते हैं, जब भी हम अल्नीनो को पढ़ते हैं तो अल्नीनो के बारे में हम 3-4 चीजें हमेशा याद रखने की। अल्नीनो एक गर्म जल धारा है। कैसी धारा है, गर्म जल धारा है, जिसकी उत्पत्ति साउथ अमेरिका के पेरू तट यानी कि पश्चिमी तट पर होती है और इसका संबंध आपका किससे है, साउथ पैसिफिक ओशियन से है। अब ये गर्म जलधारा है, तो ये गर्म जलधारा क्या करेगी, हाई टेम्परेचर क्रिएट करेगी और लो प्रेशर क्रिएट करती है। कहां पर ये करती है, ये प्रशांत महासागर के तट पर। यह धारा जब भारत में पहुंचती है, तो भारत में जब ये धारा प्रवेश करती है तो भारत में जो इंडियन ओशियन है यहाँ पर, तो जब यह गर्म जल इंडियन ओशियन में पहुंचता है, अल्नीनो जब इंडियन ओशियन में पहुंचता है तो इंडियन ओशियन के टेम्परेचर को क्या इंक्रीज कर देता है, जिससे ये लो प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर ऑलरेडी क्योंकि ये गर्मी के मौसम में भारत में पहुंचेगी, तो 21 जून को ऑलरेडी भारत में क्या बना हुआ, लो प्रेशर। तो ऊपर भी लो प्रेशर, नीचे भी लो प्रेशर, तो हवाओं में क्या एक विसंगति पैदा हो जाती है, हवाएं सामान्यतः नहीं चलती, जिससे भारत में वर्षा कम और सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। तो भारत में सूखा पैदा होता है, ये सही है। इंडोनेशिया, तो जब ये अल्नीनो की धारा यहां से भारत में प्रवेश करेगी तो ये इंडोनेशिया के द्वीपों से होते हुए प्रवेश करती है, तो यहां पर भी सही हो सकता है। पेरू के तट पर वर्षा, तो पेरू के तट पर वर्षा क्यों होगी, मैं आपको एक बार, पहली बात तो ये सही है, ये इंडोनेशिया में बाढ़ आएगी, क्योंकि जहां सूखा होगा या बाढ़ आएगी एक चीज होगी, अगर सूखा हो रहा है तो बाढ़ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, तो डी आंसर यहां पर आ जाएगा। देखो मैं यहां पर मैप में आपको बता दे रहा हूं,
ये साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में यहाँ पर अल नीनो का इम्पैक्ट बनता है। जब ये इस दिशा में चलता है तो यहाँ से होते हुए ये यहाँ से इस तरफ निकलेगा, इस तरीके से ये आएगी, तो अल नीनो की धारा उधर से निकलेगी इधर, यानी कि पृथ्वी गोल है। तो जब ये प्रशांत महासागर के इस भाग से आएगी तो आप इसको ऐसे करोगे और इसको ऐसे करोगे, तो ये दोनों धाराएं आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये धारा जब इधर जाएगी तो पहले ये इंडोनेशिया के क्षेत्र में क्या करेगी, गर्म धारा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से यहाँ पर क्या होता है कि कम वर्षा होगी। ठीक है, और जब ये इंडिया में आएगी तो यहाँ पर भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, तो यहाँ पर भी कम वर्षा होगी। लेकिन जब ये गर्म पानी यहाँ पर डेवलप होता है, तो जब यहाँ का पानी गर्म होगा तो यहाँ की सागर की सतह का पानी भी गर्म होगा, और गर्म पानी से क्या होगा, हवाएं नीचे से ऊपर की ओर उठेंगी, और जैसे हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी तो यहाँ पर बादल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि कन्वेक्शनल करंट होगी और वर्षा भी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब साउथ अमेरिका के पश्चिमी तटों पर वर्षा होती तो भारत के लिए क्या है, एक निगेटिव स्थिति कहलाती है। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है फॉकलैंड, नॉर्वेजियन, फ्लोरिडा, अखोटस्क। इसमें दो नई चीजें आपको अभी तक देखने को मिल रही हैं, तो एक नॉर्वेजियन नया आ गया और एक अखोटस्क नया आ गया। तो फॉकलैंड की धारा का संबंध किससे है, तो फॉकलैंड की धारा पहली चीज तो एक ठंडी धारा है, तो यहां से लगा सकते हैं, जिसका संबंध किससे है, साउथ अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट से है। तो ये हमारा 2 आ जाएगा, तो यहां से 2 आंसर लिख लेते हैं। फ्लोरिडा की धारा में हम पढ़ चुके हैं कि फ्लोरिडा की एक गर्म जल धारा है, तो यहाँ पर आप सी का 1 लगाएंगे। ठीक है, तो ए का 2 आ रहा है, यहाँ पर सी का 1 आ रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, तो आंसर हमारा वैसे ए ही निकलेगा। नॉर्वेजियन का मतलब होता है यहाँ पर नॉर्वे, तो नॉर्वेजियन का मतलब क्या, यहाँ पर नॉर्वे के पास में चलने वाली धारा, तो ये अटलांटिक महासागर से संबंधित होगा, तो इसका 3 आ जाएगा। और अखोटस्क जो है ये कमचटका प्रायद्वीप के पास में एक क्या है, सागर है अखोटस्क, और कमचटका प्रायद्वीप आपका रूस के पूरब में स्थित है कमचटका प्रायद्वीप, तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा 4। तो आंसर हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, ए आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ ये सारी कहानी का मतलब क्या है। तो यहाँ पर जाएंगे तो ये आपका पेनिनसुला कहलाता है। इस पेनिनसुला को बेटा कहा जाता है कम चटका। ठीक है, ज्यादा चटका नहीं, ये कम चटका है, तो कम चटका। और इसी कमचटका के पास में बेटा ये जो सागर दिया हुआ है, ये जो सागर दिया हुआ है, इसी को अखोटस्क सागर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो धारा चलेगी उसका नाम क्या पड़ जाएगा, अखोटस्क की धारा। ये देश जो आपको यहाँ पर दे रहा है, ये जो देश दिया हुआ है नॉर्थ अमेरिका में, इस देश को कहते हैं नॉर्वे। कौन सा देश है, नॉर्वे। तो यहाँ पर जो धारा चलेगी उसको क्या बोलेंगे, नॉर्वे की धारा या नॉर्वेजियन धारा, जिसका संबंध नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से होगा। और जो हमारे ऑप्शंस में दिए हुए थे वो था आपका फ्लोरिडा और फॉकलैंड। फ्लोरिडा क्या है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट देखोगे तो ये अमेरिका का, यूएसए का एक प्रायद्वीप है जिसको कहते हैं फ्लोरिडा, तो यहाँ पर फ्लोरिडा की धारा चलेगी। और फॉकलैंड, यहाँ पर आपको एक द्वीप मिलता है, तो ये फॉकलैंड की धारा। तो ज्यादातर जो धाराओं का नाम है वो वहां पर स्थित किसी द्वीप, किसी तट के नाम से ही पड़ा होता है। अगर आपको मैपिंग बहुत अच्छे से आती है तो बहुत सारी धाराओं के आप क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम लगा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्रिक जलधारा भारतीय सागर की है। तो कौन सी जलधारा है जो आपको इंडियन ओशियन के अंदर मिलती है, तो कौन सी जलधारा जो आपको इंडियन ओशियन के अंदर मिल जाएगी। तो आप अगर देखेंगे तो कनारी की धारा का संबंध किससे है, तो कनारी की धारा कहाँ चलती है, तो कनारी की धारा एक ठंडी जलधारा। कैसी धारा, एक बेटा ठंडी जलधारा है। तो कनारी की एक ठंडी जलधारा है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पश्चिमी तट पर चलती है। तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर चल रही तो इंडियन ओशियन में नहीं होगी। ठीक है, और एंटिलीज की धारा की बात करेंगे तो एंटिलीज द्वीप समूह तो आपको मिलता ही नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में है तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन आ जाएगा यहाँ पर। लेब्राडोर की धारा की बात करेंगे तो लेब्राडोर आपका कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका के पास में है, तो ये भी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अब अगुलहास की धारा बचेगी तो ये केवल आपको एशिया में मिलेगी, यानी कि ये अफ्रीका के, जो अफ्रीका है तो अफ्रीका के ईस्ट में चलती है, और इसका संबंध आपका इंडियन ओशियन से होगा। तो डी आंसर आप यहां पर लगा सकते हैं। मैं आपको मैप में दिखा दे रहा हूं, ये आपका इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन में यहां से निकलकर जाती है आपकी 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा। इंडिया के ऊपर यहां पर जो धारा चलेगी उसको कहते हैं नॉर्थ इक्वाटोरियल वार्म करंट, यानी कि उत्तरी विषुवतीय धारा। और ये धारा जब यहां से मुड़कर
इंडिया के नीचे से होते हुए इस तरीके से फिर वापस आती, तो इसको सोमालिया की धारा बोलते हैं। तो एक ही धारा चलती है यहाँ पर जिसको सोमालिया, जिस पर क्या है, मानसून का प्रभाव दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ पर जो धारा चलती है वो आपकी क्या कहलाएगी, तो उसको बेटा क्या बोलेंगे, साउथ इक्वाटोरियल करंट। जब साउथ इक्वाटोरियल करंट यहाँ से चलती है तो ये यहाँ से आकर ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। तो ये धारा आगे चलकर दो भागों में डिवाइड होती है और फिर मिल जाती है। तो जब ये दो भागों में डिवाइड होती, पूरा इंडियन ओशियन बता दे रहा हूं, तो यहाँ पर एक देश है, इस देश का नाम ही क्या है, तो इस देश को ही बेटा मोजाम्बिक कहा जाता है। तो इस देश को क्या कहा जाता है, मोजाम्बिक। और ये जो एक द्वीप दिया हुआ है, इस द्वीप को कहा जाता है मेडागास्कर। और इसी मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में ये कौन सा देश है, मोजाम्बिक। और ये कौन सा देश है, मेडागास्कर। तो इसलिए इसको मेडागास्कर की धारा बोल देते हैं और इधर चलने वाली धारा को मोजाम्बिक की धारा बोल देते हैं। जब ये दोनों धाराएं आपस में मिल जाती हैं तो इसको अगुलहास की धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगुलहास की धारा। और ये अगुलहास की धारा जब आगे बढ़ती है यहाँ पर, तो जब ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में जाती है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में जाती है, तो ये ठंडी धारा बन जाती है। कैसी धारा, ठंडी धारा। इसको कहते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट। तो इस तरीके से आपका इंडियन ओशियन का एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। यहां तक क्लियर हुआ सारी चीजें। अगला क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन और हैं, फटाफट देखें उनको। इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है, लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड या गल्फ स्ट्रीम। तो इसमें से अच्छे से आप जानते हैं कि गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक गर्म जल धारा है। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक गर्म जल धारा है। बाकी की तीनों क्या है, ठंडी धारा है। और मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जितनी भी ठंडी धाराएं वो सब महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ही चलती हैं। जैसे पहली धारा आप यहाँ पर देख चुके हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर चल रही है, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट। यहाँ पर जो चलती ठंडी धारा वो बेंगुला की है। यहाँ पर जो ठंडी धारा चलती वो कनारी की है। यहाँ पर ठंडी धारा चलती कैलिफोर्निया, और यहाँ पर ठंडी धारा पेरू। तो हर महाद्वीप के पश्चिमी तट पर आपको एक ठंडी जलधारा देखने को मिलती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करंट ऑफ इंडियन ओशियन। तो निम्नलिखित में से कौन सी इंडियन ओशियन की धारा नहीं है। फिर भी उसी तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बेंगुला की धारा, दक्षिणी मोजाम्बिक और अगुलहास। तो पहले तो आंसर आप लगा लें, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, डी दिल्ली इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। क्यों आएगा वो मैं आपको फिर से मैप में दिखा दे रहा हूं। तो इंडियन ओशियन में अगर आप जाओगे तो यहां पर बार बार ये करा रहा हूं, इंडियन ओशियन से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो इंडियन ओशियन में नॉर्थ में जो धारा चलती है वो नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट है, और ऊपर जो मानसूनी धारा या सोमालिया की धारा चलती है। तो नॉर्थ इंडियन ओशियन में तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, साउथ वाले में काफी इंपोर्टेंट पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो धारा चलेगी वो साउथ इक्वाटोरियल करंट। फिर ये करंट आगे बढ़ती है तो ये दो धाराओं में डिवाइड होती फिर मिल जाती है। तो इसको दोनों धाराओं को, इस वाली धारा को क्या बोलते हैं, मोजाम्बिक की धारा, और इस वाली धारा को बोलते हैं मेडागास्कर। मेडागास्कर यहाँ पर क्या बन जाती है, अगुलहास की धारा। और ये अगुलहास की धारा जब ये आगे बढ़ती है तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा का रूप धारण कर लेती है। तो इस तरीके से ये आपका इंडियन ओशियन का एक गायर बनता है। बेंगुला की जो धारा वो यहाँ मिलती है। बेंगुला की धारा आपको यहाँ मिलेगी, जो कैसी धारा होगी, अगर महाद्वीप के पश्चिम में आ रहा है तो स्वाभाविक है ठंडी धारा होगी। तो आप तुक्का लगाकर भी आंसर कर सकते हैं। अब इतने क्वेश्चन हमने धाराओं से कर लिए हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब आपके धाराओं का कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। तो बेंगुला की धारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ धाराएं दी हुई हैं और उनके नाम दिए हुए हैं। तो जैसे यहां पर ओशियन दिया हुआ इंडियन ओशियन, तो इंडियन ओशियन से किस धारा का संबंध है, अल्नीनो की धारा, क्यूरोशियो की धारा, मानसून ड्रिफ्ट, या तो मानसून जो धारा है या मानसूनी जो प्रवाह है, तो वो मानसूनी प्रवाह, हमें केवल मानसून शब्द हमेशा इंडिया में यूज करना है। तो मानसूनी प्रवाह का शब्द केवल हम इंडिया के लिए यूज करते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट आपका थर्ड। तो थर्ड से स्टार्ट करेंगे। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन से धारा कौन सी जुड़ी होगी, तो पैसिफिक ओशियन यानी कि उत्तरी प्रशांत महासागर से जो धारा का संबंध होगा वो आपकी क्यूरोशियो की धारा का संबंध होगा। तो ये सीधा सीधा मैच हो जाएगा, क्यूरोशियो सेकंड आ जाएगा। इसके बाद दक्षिणी प्रशांत दिया हुआ है, तो दक्षिणी प्रशांत में जो बनता है वो है आपका अल्नीनो की धारा, तो यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा। और अटलांटिक महासागर से जो संबंधित है वो गल्फ स्ट्रीम है, तो यहाँ बेटा आपका
4 आ जाएगा। तो 3 2 1 4 कहां ढूंढो ऐसा, तो 3 2 1 4, तो बी बॉम्बे आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। तो जब इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हमारे अब बन जाने चाहिए। अभी भी दिक्कत आएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपके लिए रहेंगी। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर आएगा। तो ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट देंगे कि इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी बताएंगे क्या आंसर है। देखो जरा क्या लिखा हुआ है इसमें। तो पहला ऑप्शन दिया है कि सहारा रेगिस्तान में शुष्क जलवायु है, तो ये सही है। शीत महासागरीय धारा के साथ उपोष्ण में महासागर का पूर्वी क्षेत्र है। तो यहां पर इसको समझने के लिए एक बार अगर आप मैप को समझ लें, अगर एक बार इसको मैप से समझे तो हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही बना लेते हैं पूरे का पूरा। तो ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है यहां पर। तो इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो बेटा यहां पर हमें मिलता है सहारा डेजर्ट। तो यहां पर हमें सहारा मरुस्थल मिलता है। तो सारा मरुस्थल क्या है, एक गर्म मरुस्थल है, इसलिए यहाँ की जो जलवायु होगी वो सामान्यतः शुष्क होगी। और ये सारा मरुस्थल का कौन सा हिस्सा होगा बेटा, ये पश्चिमी हिस्सा होगा। और इसके इधर जो महाद्वीप होगा, सॉरी महासागर होगा, ये महासागर होगा जो अटलांटिक महासागर। तो इस साइड कौन सा महासागर आएगा, अटलांटिक महासागर। अब अटलांटिक महासागर का जो हिस्सा होगा वो आपका पूर्वी हिस्सा होगा। और यहां पर मैंने आपको हमेशा बताया है कि महाद्वीप के पश्चिम में हमेशा एक अपवेलिंग होती है, जहां पर हमेशा ठंडी जलधारा मिलती है। तो यहां पर क्या मिलती है, एक ठंडी धारा मिलेगी जिसको किस नाम से जाना जाता है, कनारी की ठंडी धारा के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर क्या बनेगी, आपकी कनारी की ठंडी धारा बनेगी। तो इस तरीके से तो जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन तो आपका सही है, द सहारा डेजर्ट हैज अ एरिड क्लाइमेट, सही है। इट लाई ऑन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशियन विद द कोल्ड ओशनिक करंट, तो ये बिल्कुल सही है कि ये महाद्वीप के, ये जो देश है, ये महाद्वीप जो ये सहारा डेजर्ट है, ये किसी महासागर के पूर्वी तट पर ठंडी धारा के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही है। ये सहारा के साथ ही नहीं, विश्व के जितने भी डेजर्ट है, विश्व के जितने भी डेजर्ट है यानी कि वार्म डेजर्ट है, उन सभी डेजर्ट के पश्चिम में आपको ठंडी धाराएं मिलती है। और डेजर्ट बनने का कारण भी बिल्कुल स्वाभाविक होता है, क्योंकि डेजर्ट में यहाँ पर जो धाराएं चलती हैं, जो हवाएं यहाँ पर चलती हैं, वो पूर्वी व्यापारिक या पूर्वी पवने कह दे, पूर्वी हवाएं, या इनको व्यापारिक पवने भी कह देते हैं। तो व्यापारिक पवने क्या करती, पूरब से इंटर कर रही है, पश्चिम दिशा में जा रही है। तो जब ये हवा इधर जाएगी तो यहाँ आते आते क्या हो जाती है, शुष्क हो जाती है। शुष्क होने के कारण इसमें क्या होती है, वर्षा नहीं होती। तो वर्षा नहीं होने के कारण ही हर महाद्वीप के पश्चिम में क्या होता है, एक मरुस्थल का निर्माण होता है। और जितने भी जो मरुस्थल हैं ये बेटा किस पर स्थित है, तो यहाँ पर लगभग आपको क्या है, कर्क रेखा मिल जाती है। तो ये जितने भी मरुस्थल हैं कर्क रेखा पर है। तो कर्क रेखा पर तापमान ज्यादा होता है। तो तापमान ज्यादा होने के कारण यहाँ पर तापीय अपक्ष, यानी तापमान ज्यादा होने के कारण चट्टानों की टूटना भी स्टार्ट होता है। तो दूसरा रीजन होता है किसी भी डेजर्ट बनने का तापीय अपक्ष, वहां पर होने वाला तापमान। और तीसरा रीजन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बनने वाली ठंडी धारा, क्योंकि ठंडी धारा क्या होगी, अगर किसी भी क्षेत्र में, अगर यहाँ पर मान लो ये कोई सागरी क्षेत्र है और ये इसका पश्चिमी तट है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये सागर की धारा कैसी है, ठंडी धारा है। तो ठंडी धारा क्या करेगी, टेम्परेचर को, तो ठंडी धारा से क्या होगा यहाँ पर बेटा, लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर में हवाएं क्या होती है, ऊपर से नीचे उतरती, जिससे क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है। इसको जब हवा नीचे से उतरती तो इसको प्रति चक्रवात कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रति चक्रवातीय स्थिति। तो यहाँ पर क्या बन जाती, प्रति चक्रवाती स्थिति बनती है। तो हर महाद्वीप के पश्चिमी तट पर क्या होता है, पहले तो हवा आ रही, उससे वर्षा नहीं हो रही, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक प्रति चक्रवाती स्थिति बन रही। जब हवा नीचे उतरेगी तो वो कभी भी वर्षा नहीं करेगी। वर्षा होने के लिए साइक्लोनिक कंडीशन होना बहुत जरूरी है, यानी हवा का नीचे से ऊपर उठना बहुत जरूरी होता है। और ये स्थिति केवल एक महाद्वीप में नहीं है, विश्व के हर महाद्वीप के अंदर आपको ये स्थिति देखने को मिलती है। मैं एक मैप में आपको समझा दे रहा हूं, ये हर महाद्वीप के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलता है, इसलिए इनको कोल्ड वाटर डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता चुका था अभी वैसे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको कर्क रेखा मिलेगी। तो इस स्थिति में आपको क्या मिलेगी, कर्क रेखा, और इसके नीचे यहाँ पर आपको बेटा क्या मिलेगी, यहाँ पर मकर रेखा। तो जितने भी डेजर्ट हैं वो सब कर्क या मकर रेखा पर ही मिलेंगे।
तो ये कौन सी स्थिति हो गई, मकर रेखा की। अब देख लो तीनों फैक्टर यहां पर काम करते हैं। सारे डेजर्ट महाद्वीपों के पश्चिम में बनेंगे, तो एक डेजर्ट आपका यहां बनेगा, एक डेजर्ट यहां बनेगा, एक डेजर्ट यहां बनेगा, एक डेजर्ट यहां बनेगा, इंडिया में भी यहां पर बनेगा और अफ्रीका में ये पूरे का पूरा डेजर्ट है। सारे डेजर्ट महाद्वीपों के कहां, पश्चिम में। पहला कारण है व्यापारिक पवने, दूसरा कारण यहाँ पर है कर्क और मकर रेखा का तापमान जाना यानी कि थर्मल वेदरिंग, और तीसरा यहाँ पर होने वाली अपवेलिंग, क्योंकि यहाँ पर भी अपवेलिंग होती है, यहाँ पर भी अपवेलिंग होगी, यहाँ पर भी अपवेलिंग होगी, यहाँ पर भी अपवेलिंग, यहाँ पर भी अपवेलिंग, और अपवेलिंग के कारण यहाँ पर पानी कैसा हो जाता है, ठंडा, और इसको ठंडी धारा कहते हैं। तो यहाँ पर जो ठंडी धारा चलेगी वो कौन सी है, कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया की ठंडी धारा, यहां पर जो ठंडी धारा चलती है उसको कहते हैं कनारी की ठंडी धारा, यहां पर जो ठंडी धारा चलती है उसको कहते हैं बेंगुला की ठंडी धारा, यहां पर जो ठंडी धारा चलती है उसको कहते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट, और यहां पर जो ठंडी धारा चलती है उसको कहते हैं पेरू या हम्बोल्ट की धारा। और सारे के सारे डेजर्ट आप देख लो, यहां पर जो बेटा डेजर्ट बनता है, इस जगह पर जो डेजर्ट बनता है वो आपका सोनेरन है, सोनेरम या सोनेरन डेजर्ट। तो ये पहला कोल्ड वाटर, इसको कहते हैं कोल्ड वाटर डेजर्ट। दूसरा सहारा है, ये भी कोल्ड वाटर डेजर्ट है, ये छोड़ देना, यहाँ पर ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। तीसरा आपका यहाँ पर जो पूरा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ये डेजर्ट है। चौथा यहाँ पर कालाहारी मिल जाएगा, और पांचवा यहाँ पर आपको अटाकामा मिल जाएगा। तो इन मरुस्थलों को कहा जाता है कोल्ड वाटर डेजर्ट, यानी कि हर महाद्वीप के पश्चिम में एक ठंडी धारा मिलती है और उसी ठंडी धारा के बगल में एक हमें मरुस्थल भी देखने को मिलता। तो इस तरीके से हमने ओशनोलॉजी का पहला चैप्टर, जो सबसे बड़ा चैप्टर था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास के अंदर हम एक ज्वार भाटे का टॉपिक करेंगे, जो एक बहुत छोटा और एक सिंपल सा टॉपिक होता है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।